हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे पहले हमने इतिहास के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने लेखाशास्त्र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, लेखांकन के बारे में किया था और पुस्तपालन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने लेखांकन की विशेषताएं क्या होती है वो जानी थी और फिर उद्देश्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर अंत में हमने लेखांकन की अवधारणाओं के बारे में हमने जाना था कि लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती है, लेखांकन की अवधारणाओं में कितनी अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो उस बारे में हमने जाना था। आज हम लेखांकन की अवधारणाओं के आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम आज लेखांकन की परंपराओं पर डिस्कस करेंगे कि लेखांकन की परंपराएं कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लेखांकन की परंपराओं के बाद में हम लेखांकन की मान्यताएं देखेंगे कि लेखांकन की मान्यताओं में कितनी मान्यताएं सम्मिलित की जाती है, उनके बारे में जानेंगे। लेखांकन की मान्यताएं जानने के बाद हम ये देखेंगे कि लेखांकन है वो किस आधार पर किया जा सकता है, रोकड़ आधार पर किया जा सकता है या उपार्जन आधार पर या दोनों के आधार पर किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आधार के बाद में हम लेखांकन की कितनी प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लेखांकन की प्रणालियाँ जानने के बाद हम ये जानेंगे कि लेखांकन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लेखांकन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं इनको स्टार्ट से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अब बात करते हैं लेखांकन की परंपराएं। लेखांकन की परंपराओं में फ्रेंड्स 4 परंपराओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले एकरूपता की परंपरा को सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, एकरूपता की परंपरा, इसके नाम से ही हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि एक रूप जिसका होता है, एक रूप जिसका होता है, इसका मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब है जब कोई कंपनी जो फर्स्ट ईयर में जो मेथड्स यूज करती है, जो विधियाँ यूज करती है, जो नियम्स यूज करती है, यदि वो कंपनी दूसरे ईयर में भी वही सब यूज करती है, उसी मेथड से सब कुछ कार्य करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समान बोलते हैं। तो वही तो ये परंपरा बोल रही है कि यदि कोई कंपनी एक ही प्रकार के विधियों एवं मेथडों को समान रूप से यदि यूज करती है लेखा पुस्तकें बनाने में, तो उसी को क्या बोलते हैं, एकरूपता की परंपरा बोलते हैं। इसके नाम से हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि एकरूपता, जिसका एक रूप हो, एक रूप होने का मतलब दो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और समान कब होगी, जब हम एक प्रकार की विधियाँ यूज करेंगे, एक प्रकार के मेथड्स यूज करेंगे, एक प्रकार के नियम यूज करेंगे, तो वो कब कहलाएगी, समान, तभी कहलाएगी। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं सेकंड परंपरा की, जो कि क्या है, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा है। इसको भी फ्रेंड्स हम इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका भी पूर्ण प्रकटीकरण। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनका प्रकट करना, पूर्ण रूप से उन सभी को प्रकट करना। अब हम ये भी जानेंगे कि कौन से आंकड़ों को लेखा पुस्तकों के अंदर प्रकट किया जाता है और कौन से आंकड़ों को लेखा पुस्तक के बाहर प्रकट किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को लगभग को ये तो पता ही होगा कि कौन से आंकड़ों को लेखा पुस्तक के अंदर प्रकट किया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि कौन से आंकड़ों को लेखा पुस्तक के बाहर प्रकट किया जाता है। फ्रेंड्स, लेखा पुस्तक के बाहर जो आंकड़े, जो हमारे जो जो हम खाते बनाते हैं, लेखा पुस्तक बनाते हैं, उसके अंदर जो आंकड़े होते हैं उनको जब हम लेखा पुस्तक के बाहर प्रकट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध दायित्व। फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये संदिग्ध दायित्व क्या होता है। फ्रेंड्स, संदिग्ध दायित्व
वह होता है जो क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि वो दायित्व होगा या नहीं होगा, वो पहले से क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जैसे जैसे हमारा न्यायालय में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, तो वो जो केस चल रहा है वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो डिसीजन हमारे पक्ष में ही हो, वो अगले पक्षकार के पक्ष में भी हो सकता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते, इनका जो परिणाम है वो निश्चित नहीं होता कि वो हमारे पक्ष में ही होगा कि नहीं होगा। तो इस वजह से इनको क्या किया जाता है, लेखा पुस्तकों के बाहर लिखा जाता है, जिससे कि आगे कोई परेशानी नहीं हो सके। जो हम जो आंकड़े लिखे हैं पुस्तकों के अंदर, उन पे इसका क्या नहीं पड़े, कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़े। इस वजह से इनको क्या किया जाता है, बाहर लिखा जाता है, और उनको किसके नाम से जाना जाता है, कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा की। फ्रेंड्स, मैंने बता दिया था पूर्ण प्रकटीकरण में क्या क्या होता है, इस प्रकार से ये होता है। फिर हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा की। फ्रेंड्स, रूढ़िवादिता की परंपरा है वो ये बताती है कि जो लाभ होता है ना, उसके बारे में बताया गया कि जो लाभ है वो वास्तविक रूप से जब प्राप्त होता है ना, तभी उसको क्या करना चाहिए, लाभ मानना चाहिए। और जबकि हानि होती है ना, उसको यदि हमें थोड़ी सी भी यदि हानि की संभावना दिखाई दे रही है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, तुरंत उसका कुछ प्रोविज़न बना लेना चाहिए। हानि का तो तुरंत बना लेना चाहिए। यदि हमें थोड़ी सी भी संभावना भी लग रही है ना कि हाँ इस समय हमें क्या होगी, हानि होगी, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उसका तुरंत प्रोविज़न बना लेना चाहिए। लेकिन जो लाभ होते हैं ना, लाभ को हम कभी भी अनुमान के आधार पर नहीं दर्ज कर सकते, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता, वो वास्तविक रूप से जब तक नहीं हो पाएगा ना लाभ, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उसको लाभ नहीं मान सकते। क्योंकि फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, जब तक हमें लाभ, यदि हमें संभावना ही लग रही है तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको लाभ नहीं मान सकते, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है संभावना है वो घटित हो या नहीं हो। उससे यदि हमने उसको पहले से लाभ मान लिया और वो अब लाभ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसका तो अब जो हमने जो अकाउंट्स बने हैं उस पर पूरे के पूरे अकाउंट्स पे क्या बनेंगे, इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है, लाभ जब वास्तविक रूप से ही प्राप्त होता है तभी उसको क्या किया जाता है, लाभ माना जाता है। अब यहाँ पे वास्तविक रूप से प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि नगद में ही प्राप्त हो। वो क्या हो सकता है, जैसे हमने सेवा दे दी, उपार्जित हो गया, तो अब वो क्या हो गया, लाभ मान लिया जाएगा। उपार्जन की अवधारणा के आधार पर भी हमने क्या पढ़ा था, ऐसा ही पढ़ा था कि जब कोई भी हम सर्विस दी है तो वो जब तक प्रॉफिट है वो उपार्जित नहीं हो जाता, तब तक हम क्या नहीं करते, उसको प्रॉफिट नहीं मानते, उपार्जन के आधार पर हम करते थे। तो इन दोनों में डिफरेंस है केवल हानि का है। उसमें क्या नहीं होता था, हानि के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, जबकि इसके अंदर क्या किया जाता है, हानि के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि यदि हानि होने की थोड़ी सी भी संभावना दिखाई दे तो तुरंत यदि जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं ना, वो किस में किया जाता है, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार किया जाता है। फ्रेंड्स, इन दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है, उपार्जन अवधारणा और रूढ़िवादिता की परंपरा में। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, वो किस पर किया जाता है, जो लागत मूल्य और जो बाजार मूल्य हैं, उन दोनों में से जो कम होगा ना उस पर किया जाएगा। बाजार मूल्य और लागत मूल्य, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर क्या किया जाएगा, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। यह रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसके अंदर बताया गया है कि जो डूबत, संदिग्ध ऋण एवं देनदारों पर बट्टे का प्रावधान बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने तो बता दिया था कि जब भी हमें हानि की जब भी संभावना दिखाई देगी ना, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रोविज़न बना लेना चाहिए। और ये प्रोविज़न बनाना है वो किसके आधार पर बनाते हैं, हम रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार बनाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पूछा जाता है कि डूबत एवं संदिग्ध ऋणों पर व देनदारों पर जो बट्टे के जो प्रावधान बनाए जाते हैं वो कौन सी अवधारणा या परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं। तो उनमें कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपको, अवधारणा के कुछ दे दिए जाएंगे परंपराओं के, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो उसमें कौन सी अवधारणा के अनुसार बनाए जाते हैं,
कौन सी परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं? रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विनियोगों के मूल्य में जो हम किसी भी संस्था या किसी भी चीज़ में हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, जो भी उनमें क्या होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। सीधी सी बात है, हम जब भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है जिस टाइम पे हमने इन्वेस्ट किया बाद में भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहे। तो उनमें क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उस उतार चढ़ाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक कोष का भी निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमें यदि वो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया और कहीं पे इन्वेस्ट करने से उसकी वैल्यू और कम हो गई, लॉस हो गया हमें, तो लॉस हो गया तो उसका क्या कर लेना चाहिए, पहले से ही प्रावधान बना लेना चाहिए, पहले से ही फंड तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि लॉस होने की वजह से हमें क्या नहीं हो, परेशानी नहीं हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले से ही फंड का तैयार कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं अमूर्त संपत्तियों की। फ्रेंड्स अमूर्त जो संपत्तियाँ होती हैं, जो इंटेंजिबल जो एसेट्स होती हैं, उनका क्या किया जाता है, अपलेखन किया जाता है। अपलेखन क्यों किया जाता है, वो इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक हम उनको पुस्तकों में दर्ज नहीं कर सकते। इस वजह से उनको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम अपलेखन किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन में बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन की दो विधियां होती है, एक तो स्थायी किस्त पद्धति होती है और एक क्रमागत अंश पद्धति होती है। तो यह परंपरा क्या कहती है कि आप क्या करो, स्थायी किस्त पद्धति का यूज़ मत करो, आपको कौन सी पद्धति का यूज़ करना है, क्रमागत ह्रास पद्धति का। तो फ्रेंड्स क्रमागत ह्रास पद्धति का यूज़ करना बेटर क्यों होता है वो भी जानते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो स्थायी किस्त पद्धति होती है उसमें जो डेप्रिसिएशन का जो मूल्य होता है वो फिक्स होता है। उसमें क्या होता है कि वो एक समय के बाद में वो एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है उसका मूल्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति के द्वारा यदि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तो फ्रेंड्स कभी भी एसेट्स का जो मूल्य है वो क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। इस वजह से कहा गया है इस परंपरा के अनुसार कि क्रमागत ह्रास पद्धति का क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी होती है हमने, तो उस पे जो उसका जो मूल्य है, जो हम प्रीमियम चुकाते हैं हर वर्ष, जो प्रीमियम चुकाते हैं तो उसको किस पर दिखाना चाहिए, प्रीमियम पर दिखाना चाहिए या जो उसका समर्पण मूल्य होता है, जो उसका एक हम मूल्य मानते हैं कि इतना मूल्य तो होगा ही होगा उसका हर वर्ष के हिसाब से, तो जो समर्पण मूल्य उस पर दिखाना चाहिए कि जो हम प्रीमियम चुकाते हैं उस पर। तो फ्रेंड्स इस परंपरा के अनुसार जो हमारी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है उसके मूल्य को किस पर दिखाना चाहिए, समर्पण मूल्य पर ही क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट में, लेखा पुस्तकों में दिखाना चाहिए। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऋण पत्रों की। ऋण पत्रों के बारे में बताया गया है कि जो हमारे ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर होते हैं, जब हम उनका क्या करते हैं, शोधन करते हैं, तो शोधन पर जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर जब हम शोधन करते हैं ना, ऋण पत्रों के शोधन पर दी जाने वाली परब्याजी का निर्गमन के समय ही प्रावधान करना चाहिए। जब हम ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं तो जो निर्गमन पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम उसका क्या किया, इश्यू किए, तो जब हम परब्याजी पर इश्यू कर रहे हैं तो हमें परब्याजी पर इश्यू करने के साथ ही क्या करना चाहिए, उसका कुछ प्रावधान बनाना चाहिए, ये बताया गया है। जब निर्गमन करते हैं, निर्गमन के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, प्रावधान भी बनाना चाहिए। तो वो प्रावधान कौन सी परंपरा के द्वारा बनाया जाता है, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। फ्रेंड्स अब हमारी लास्ट परंपरा बची है महत्वता की परंपरा, जिसको सारता की परंपरा भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसको भी हम इसके नाम से ही जान सकते हैं, महत्वता, जिसका महत्व के अनुसार उसको क्या किया गया हो, बांटा गया हो, वो क्या होती है, महत्वता की परंपरा होती है। महत्वता की परंपरा के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ना, जैसे हमारी कोई कंपनी है, कोई व्यवसाय है, हमारा बिजनेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें
हमें बताया गया है कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो फालतू के जो तथ्य हैं उन पर क्या नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि बिजनेस बढ़े तो यदि सभी तथ्यों पर यदि ध्यान दिया जाने लगा तो समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से कहा गया है कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहे होंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो व्यवसाय की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, उसके स्वामित्व पर भी निर्भर करते हैं, उसके प्रबंध आकार पर भी निर्भर करते हैं और उसकी नीतियों पर भी निर्भर करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर कंपनी, हर व्यवसाय और के लिए जो उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ना वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए वो महत्वपूर्ण तथ्य अलग होंगे और जो बड़े व्यवसायी है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तथ्य अलग होंगे। क्योंकि मान सकते हो, एक किल की बात करते हैं, जो औजार वगैरह रखते हैं तो वो एक किल की बात करते हैं तो वो उन औजार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो वो किल क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जबकि अदर कोई कंपनी मान ले या व्यवसाय मान ले, बिजनेसमैन मान ले, उसके अंदर यदि उसका क्या हो रहा है, किल का व्यापार किया जा रहा है तो उसके अंदर जो वो किल क्या हो गई, एक नामात्र की हो गई। तो इस वजह से किया गया है कि महत्वपूर्ण तथ्य है वो व्यवसाय की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, उसके स्वामित्व पर भी निर्भर करते हैं, प्रबंध का आकार कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, उस पर भी निर्भर करते हैं, और जो नीतियाँ कौन सी फॉलो की जा रही है उस पर भी निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की लेखांकन की परंपराओं की, जिसमें सबसे पहले एकरूपता की परंपरा पढ़ी, फिर हमने पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा पढ़ी, फिर हमने रूढ़िवादिता की परंपरा पढ़ी और फिर हमने महत्वता की परंपरा पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं लेखांकन की मान्यताओं की। फ्रेंड्स, लेखांकन की मान्यताओं में 3 मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। पहली चालू मान्यता, दूसरी उपार्जन मान्यता, तीसरी एकरूपता की मान्यता। फ्रेंड्स, इनको मैंने डिटेल से परंपराओं के अंदर भी समझा दिया, अवधारणाओं के अंदर भी समझा दिया। क्योंकि चालू और उपार्जन को तो हमने किस में पढ़ लिया था, अवधारणाओं में पढ़ लिया था। सेम वही है जो मैंने वहाँ बताई थी, सेम इनका अर्थ वही होगा। और एक रूपता की जो मान्यता है उसको हमने क्या कर लिया, परंपरा के अंदर पढ़ लिया। वैसे एक बार फिर से देखना चाहें तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। चालू मान्यता है वो तो क्या कहती है, वो तो इस आधार पर होती है कि जैसे हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम यह सोचकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस है ना वो क्या करेगा, लंबे समय तक चलेगा। उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती, निश्चित अवधि नहीं मानते हम जब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो फिक्स असेट्स होती है उनको रेंट पे लेने के बजाय हम क्या करते हैं, उनको परचेज करते हैं। इसी आधार पर किया जाता है। तो चालू मान्यता तो ये कहती है। उपार्जन मान्यता है वो यह कहती है कि जब कोई भी इनकम उपार्जित हो जाए, मतलब हमने अपना दायित्व तो पूरा कर दिया। जैसे हमने किसी को सर्विस देनी थी तो हमने तो सर्विस दे दी, अब बचा है उसकी पेमेंट करने की। अब उसने पेमेंट की है या नहीं की है उस पर तो क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। बस हमने क्या कर दियो, अपनी सर्विस दे दियो, तो जिससे वो क्या हो जाएगी, हमारी जो इनकम है वो अर्जित हो जाएगी। बस यही कहती है यह मान्यता कि जब हम इनकम को अर्जित कर लिया जाए, उपार्जित हो जाए, वो हमने अपनी सर्विस पूरी कर दी जाए तो हम उसे क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे और लेखा पुस्तकों में दर्ज कर देंगे। उपार्जन अवधारणा है वो यही कहती है। एक रूपता की अवधारणा है वो यह कहती है कि जिसका एक रूप हो, एक रूप होने का मतलब समान हो। जैसे हम लेखा विधियों की जो हम बात करते हैं तो लेखा विधि कई प्रकार की होती है, कई मेथड्स होते हैं इसके अंदर। तो यदि हम जो फर्स्ट ईयर में जो मेथड्स यूज किए हैं, यदि हम सेकेंड ईयर में भी वही मेथड यदि यूज कर रहे हैं ना तो वो क्या कहलाएंगी, समान विधि से बनाई हुई लेखा पुस्तकें कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि हम बाद में क्या कर सकते हैं, उनका दोनों का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। वो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद कंपैरिजन से पता चल सकता है। तो एक रूपता की परंपरा वो ये बोलती है।
फिर हम बात करते हैं लेखांकन के आधार की। लेखांकन का आधार है वो किस पर आधारित होता है? लेखांकन का आधार है वो दो प्रकार से होता है, एक तो रोकड़ आधार पर किया जा सकता है और एक उपार्जन आधार पर किया जाता है। रोकड़ आधार पर किया जाता है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे ना वो किस में करेंगे, कैश में करेंगे। कैश में ही तो हमें क्या होगी, इनकम प्राप्त होगी, और जब हमें पेमेंट करनी होगी तो कैश में हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रोकड़ आधार हो जाएगा। उसके अंदर केवल क्या किया जाएगा, कैश से संबंधित ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, उन्हीं को दर्ज किया जाएगा। रोकड़ आधार है वो मुख्य रूप से जो एनपीओ होती हैं, पेशेवर संस्थाएं होती हैं, वो इनको यूज़ में लेती है। जबकि उपार्जन आधार है, उपार्जन आधार उपार्जित जो हमने अवधारणा पढ़ी थी उसी के आधार पर बताया गया है कि चालू वर्ष से संबंधित समस्त मदों का लेखा करना होगा, भले ही वो नगद प्राप्त हो या नहीं हो। क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ज़रूरी थोड़ी है कि हमें तुरंत ही पैसे प्राप्त हो जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, कुछ समय बाद लौटाते हैं। तो इस वजह से यदि बिजनेस में हमने रोकड़ आधार को ही यदि कर लिया, यदि हम रोकड़ आधार को फॉलो कर रहे हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं है वो तो क्या नहीं कर पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे, और परचेज नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो हमने जो स्टॉक बनाया है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जब बिजनेस किया जाता है तो मुख्य रूप से कौन सा आधार चुना जाता है, उपार्जन आधार ही चुना जाता है, जो कि कौन सी संस्थाएं यूज करती है, व्यापारिक संस्थाएं इसको यूज करती हैं। फ्रेंड्स फिर हम बात करते हैं लेखांकन के उपयोगकर्ता। फ्रेंड्स लेखांकन के जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, लेखा पुस्तकें बनाते हैं, तो वो उसका उपयोग भी तो करते हैं। कौन करते हैं, आंतरिक व्यक्ति करते हैं कि बाहरी व्यक्ति करते हैं? तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि आंतरिक व्यक्ति कौन होता है और बाहरी व्यक्ति कौन होता है। फ्रेंड्स इनके नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की ओर। अंदर किसके, जो हमने बिजनेस जो स्टार्ट कर रखा, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आंतरिक व्यक्ति कहलाएंगे। और जो बिजनेस का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, सदस्य नहीं है या कोई कर्मचारी नहीं है, तो वो यदि बाहर का व्यक्ति है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाहरी व्यक्ति बोलेंगे। आंतरिक व्यक्ति में स्वामी हो गया, प्रबंधक हो गया, ये सम्मिलित होते हैं। जबकि बाहरी व्यक्ति होते हैं उसके सरकार, समाज, लेनदार, बैंक, विनियोजक, ये सभी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो लेखा पुस्तकें हम बनाते हैं उनका यूज करते हैं, और यूज कर कर क्या किया जाता है, हमारी जो कंडीशन चल रही है, जो आर्थिक स्थिति चल रही है, वो उन लेखा पुस्तकों के माध्यम से पता चल जाती है उनको, और फिर उसके आधार पर वो क्या करते हैं, हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स उपयोगकर्ता कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से होते हैं, स्वामी हो गया, प्रबंधक हो गया, वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं। बाह्य उपयोगकर्ता कौन होते हैं, बाह्य उपयोगकर्ता वो होते हैं फ्रेंड्स जो बिजनेस के बाहर के व्यक्ति हैं, जैसे सरकार हो गई, समाज हो गई, लेनदार हो गई, देनदार हो गई, बैंक हो गया, विनियोजक हो गया। इन सबको क्या किया जाता है, बाह्य उपयोगकर्ता में सम्मिलित किया जाता है। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं लेखांकन की प्रणाली की। फ्रेंड्स लेखांकन की प्रणाली तीन प्रकार की मानी जाती है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और जो भारतीय जो महाजनी बही खाता प्रणाली है वह है। इकहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, इकहरा सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो एंट्री होती है वो क्या होती है, सिंगल होती है। मतलब जो पक्ष होता है वो क्या होता है, लेन देन जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होता है, केवल एक ही पक्ष होता है इसके अंदर, इकहरा में, जिसके अंदर कौन सी बहियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कैश बुक हो गई, जो पर्सनल अकाउंट हो गए, उनको क्या किया जाता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। और जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, जिसको अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। उनको क्या किया जाता है, इकहरा लेखा प्रणाली में सम्मिलित किया जाता है, जिसको हम अवैज्ञानिक प्रणाली भी बोलते हैं। जबकि फ्रेंड्स दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम, उसके अंदर इसके नाम से पता चल रहा है डबल, डबल का मतलब दुगुना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके दो पक्ष पाए जाते हैं,
डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष पाए जाते हैं। सभी प्रकार के खाते इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। यह क्या होती है कि पूर्ण लेखा प्रणाली होती है। पूर्ण लेखा प्रणाली भी यह होती है। न्यायालय में भी प्रमाण किया जा सकता है। ये क्या कहलाती है? वैज्ञानिक प्रणाली भी कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहला पढ़ा एकहरा लेखा प्रणाली और फिर हमने पढ़ा दोहरा लेखा प्रणाली। एकहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है? एक पक्षी होता है। लेन देन का क्या होता है? एक ही पक्ष होते हैं। और उसके अंदर कौन सी बहियों को सम्मिलित किया जाता है? रोकड़ बही को। व्यक्तिगत बही, जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उसमें सम्मिलित किया जाता है। जो अपूर्ण लेखा प्रणाली इसको बोला जाता है। और जबकि हमने दोहरा लेखा प्रणाली में पढ़ा कि इसके जो लेन देन है उसके कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के खातों को सम्मिलित किया जाता है। इसको पूर्ण लेखा प्रणाली भी बोला जाता है। और ये क्या एक वैज्ञानिक प्रणाली है। जबकि फ्रेंड्स, जो भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली है ना, उसके अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है? जो जो पहले के जो महाजन वगैरह होते हैं, साहूकार वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो ये क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। प्राचीन प्रणाली इसको माना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको दिखाया जाता है। और जो दोहरा लेखा प्रणाली है उस पर क्या होती है? यह आधारित होती है। फ्रेंड्स, प्रणाली भी हमने पढ़ ली। प्रणाली तीन प्रकार की बताई है: एकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली। इनके बारे में भी हमने क्या कर लिया? अब डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेखांकन के प्रकार की। लेखांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लेखांकन है वो चार प्रकार का होता है। चार प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, वित्तीय लेखांकन कर सकते हैं, लागत लेखांकन कर सकते हैं, प्रबंध लेखांकन कर सकते हैं और सामाजिक लेखांकन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वित्तीय लेखांकन क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, वित्तीय लेखांकन है वो लाभ हानि का पता करने के लिए किया जाता है। और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है उसका पता लगाने के लिए वित्तीय लेखांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, लागत लेखांकन है वो किसी भी वस्तु की जो प्रति इकाई लागत है उसको जानने के लिए किया जाता है। और जो निर्माणी लागत है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आती है, उसको भी पता करने के लिए कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। यदि हमें सेल्स प्राइस के बारे में पता करना है कि हमने जो गुड्स तैयार किए हैं उसकी सेल्स प्राइस क्या होगी, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। उसी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? सेल्स मूल्य भी, जो सेल्स प्राइस है उसका भी हम पता कर पाते हैं। क्योंकि कॉस्ट के आधार पर ही तो सेल्स प्राइस निर्धारित की जाएगी। तो वो उसके आधार पर जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाएंगे हम उन्हीं के आधार पर क्या कर सकेंगे? सेल्स प्राइस को भी बना पाएंगे। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रबंध लेखांकन की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्यों की जाती है? फ्रेंड्स, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है उसका नियंत्रण करना। नियंत्रण का मतलब, अब नियंत्रण हम कैसे करेंगे? नियंत्रण हम किस आधार पर करेंगे? तो नियंत्रण क्यों करेंगे? क्योंकि नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना होगी? निर्णय प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मतलब हमें अच्छे से अच्छे क्या करने होंगे? निर्णय लेने होंगे। हमारे बिजनेस से संबंधित अच्छे से अच्छे जब हम निर्णय लेंगे, इन्वेस्ट से संबंधित हो चाहे वो किसी और से संबंधित हो, तो वो निर्णय ही क्या करते हैं? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि निर्णय पर ही ये क्या है? प्रक्रिया पूरी की पूरी आधारित है। क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा? मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रण के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं सामाजिक लेखांकन की। सामाजिक लेखांकन में किसको सम्मिलित किया जाता है? सामाजिक लेखांकन हमें इसलिए करते हैं जो सामाजिक कार्य है, जो उन पर कितना खर्च किया गया है हमारे द्वारा, तो उसका पता लगाने के लिए कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? सामाजिक लेखांकन किए जाते हैं। क्योंकि उसी के आधार पर हमें ये पता चल पाएगा कि हमने जो सामाजिक कार्य है, जो जनता से संबंधित जो कार्य है, उन पर हमने कितना खर्च किया। तो उनको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सामाजिक लेखांकन बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने चार प्रकार के लेखांकन पढ़े: वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर
प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। इस प्रकार के हमने 4 अकाउंट्स बनाना सीख लिया। इनमें हमने ये सीख लिया कि इनको क्यों बनाया जाता है, तो वो भी हमने सीख लिया। फिर अब हम बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब हमारा अंतिम टॉपिक बचा है लेखांकन की प्रक्रिया का। अब फ्रेंड्स, लेखांकन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेखांकन के लिए, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो लेखांकन है वो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, जो हमारे मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन है उनकी पहचान करना हमें क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना, मौद्रिक जो व्यवहार है उनको पहचाना जाएगा। उनको पहचानने के बाद में फ्रेंड्स क्या किया जाएगा, प्रविष्टि किया जाएगा। जो भी हमारे जो मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको क्या करेंगे हम, जर्नल की सहायता से जर्नल पुस्तक बनाएंगे और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रविष्टि करेंगे। फिर फ्रेंड्स, प्रविष्टि करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा। और वो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर कर पाएंगे, हम खाता बही के आधार पर हम क्या कर पाएंगे, वर्गीकरण कर पाएंगे। तो खाता बही लेजर अकाउंट बनाएंगे। फिर पहले हमने जर्नल अकाउंट बना लिया, जर्नल अकाउंट बनाने के बाद में उसके आधार पर हम क्या कर लेंगे, लेजर अकाउंट बना लेंगे। लेजर अकाउंट के आधार पर हम क्या कर लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे। उनका वर्गीकरण करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, सारांश निकालना पड़ेगा। उनका सारांश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तलपट की सहायता लेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसका सारांश निकाल सकते हैं। तो सारांश निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, परिणाम पर आना है। और परिणाम कब निकलेगा, किसके आधार पर निकलेगा, उसके लिए परिणाम निकालने के लिए हमें क्या करने होंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे। फाइनल अकाउंट्स के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, परिणाम को निकाल सकते हैं। और फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हमारे क्या निकलेंगे, परिणाम निकलेंगे। तो इसका मतलब हमने हमारी जो लेखांकन की प्रक्रिया है उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित हो गया, पहचान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। फिर हम प्रविष्टि करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सारांश निकालते हैं। उसका सारांश निकालने के बाद हम क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं। और परिणाम जब निकल जाएगा तब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो अब हमें यह भी पता होनी चाहिए कि हमने जो पहचान की, प्रविष्टि की और वर्गीकरण किया, ये तीनों के तीनों कौन सी प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों जो हमने गतिविधियाँ की है ये कौन सी, मतलब क्या कहलाते हैं, ये पुस्तपालन कहलाते हैं कि लेखांकन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों गतिविधियाँ किसके अंदर आती हैं, बुक कीपिंग के अंदर आती हैं, पुस्तपालन के अंदर आती हैं। ये तीनों गतिविधियों को हम बोलते हैं पुस्तपालन। फिर हम बात करते हैं लेखांकन की। तो सारांश और जो परिणाम निकाले हैं ना, वैसे तो यदि फ्रेंड्स देखा जाए, जो तलपट होता है ना वो एक क्या होता है, ओनली विवरण होता है। वो क्या नहीं होता, दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट नहीं होता। दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट नहीं माना जाता तलपट। तलपट जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या नहीं होता, जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसका पार्ट नहीं माना जाता। उसका पार्ट केवल यही होता है, पहचान करना, प्रविष्ट जर्नल बना ली, लेजर बना लिया, जो फाइनल अकाउंट्स बना लिया, इनको ही क्या किया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली में सम्मिलित किया जाता है। ट्रायल बैलेंस को दोहरा लेखा प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये एक प्रकार से क्या होता है, लेखांकन की ही प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसमें फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गए, ये अकाउंटिंग की प्रक्रिया होगी। परिणाम निकालने के बाद में क्या करना होता है, ऑडिटिंग करवानी ज़रूरी होती है। तो वो जांच है वो किसके आधार पर होगी, ऑडिटिंग के आधार पर। तो फ्रेंड्स, हमारी ये आज का टॉपिक प्रक्रिया तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने लेखांकन की जो परंपराएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया। लेखांकन की परंपराओं के बाद में उसकी मान्यताओं पर डिस्कस किया। लेखांकन की मान्यताओं के बाद हमने लेखांकन के आधार पर डिस्कस किया कि लेखांकन का आधार रोकड़ आधार पर किया जाता है कि उपार्जन आधार पर।
फिर हमने लेखांकन के उपयोगकर्ताओं को समझा। उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कौन होते हैं और बाह्य कौन होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर हमने लेखांकन की प्रणालियाँ पढ़ी। लेखांकन की प्रणालियाँ कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की बताई, इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय महाजनी लेखा प्रणाली। इन 3 प्रकार की मैंने क्या बताई, प्रणालियाँ बताई। फिर मैंने आपको लेखांकन के प्रकार बताए कि लेखांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, लेखांकन है वो 4 प्रकार से किया जा सकता है, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन और सामाजिक लेखांकन। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से लेखांकन बनाया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा लेखांकन की प्रक्रिया के बारे में। लेखांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले पहचान की जाती है, किसकी की जाती है, मौद्रिक व्यवहार की। फिर हम क्या किया जाता है, प्रविष्टि की जाती है। प्रविष्टि किसके माध्यम से की जाती है, जर्नल पुस्तक के माध्यम से की जाती है। फिर खाता बही बनाई जाती है, लेजर पुस्तक के आधार पर उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर उसको सारांश निकाला जाता है। और फिर हमें क्या बनाने होते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। और उन फाइनल अकाउंट के आधार पर हमें क्या निकालना होता है, परिणाम निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से लेखांकन की प्रक्रियाओं में पहचान को, प्रविष्टि को, वर्गीकरण को, सारांश को, परिणाम को और जांच को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो, ओके, बाय फ्रेंड्स।